दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से सबसे पहला मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करना। और दोस्तों पूरा का पूरा लेक्चर अगर आप देख लोगे तो जरूर आप नीचे जाके कमेंट करोगे और मुझे उस कमेंट को पढ़ने के बाद एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा और जिससे मैं और भी एनर्जी के साथ आपके लिए काम करूंगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है कि वो भी मैं ही पढ़ाऊं। जैसे अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है बहुत दिनों से मांग चलती है, अगर आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखाओगे तो मैथ्स के साथ वो भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज का आप सिलेबस उठा के देख लो, सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में मेट्राइसिस वाला पार्ट दोस्तों आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी में यूनिट नंबर फर्स्ट हो, कहीं पे हो सकता है मॉड्यूल लिखा हो, मॉड्यूल नंबर थर्ड हो, कहीं पे फोर्थ हो, कहीं पे फिफ्थ हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा। और अगर ये सिलेबस में आपको दिख रहा है तो समझ जाना कि यूनिट टेस्ट जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे 70% यूनिवर्सिटीज में क्या होता है दोस्तों, वो यूनिट टेस्ट में मैट्राइसिस ही रखते हैं। सबसे पहले वो मैट्राइसिस का ही पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी से ये वाला टॉपिक अगर कवर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से आपकी सभी चीजें कवर हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। याद से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि मैट्रिक्स को हम कौन से सिंबल्स में दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अब मैं अगर जो इसके अंदर वैल्यूज लिख रहा हूं 2 3 4 -1, समझो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखे 1 5 3 2, ये ऐसे मैंने लिखा। सपोज मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 3 4 1 6 9। और सपोज दोस्तों मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं, देखो पूरा का पूरा बेसिक से, इवन अगर आपने ट्वेल्थ में अच्छे से नहीं कवर किया होगा ना तो भी आपको सब चीजें समझ में आएगी, इसकी गारंटी है मेरी। देखो मैंने यहाँ पे भी सभी वैल्यूज लिख दिए। इवन डेरिवेटिव्स अगर आपने नहीं कवर किया होगा तो जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला भी टॉपिक लगभग सभी यूनिवर्सिटीज को लगभग रहता ही है, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब पूरा का पूरा फोकस आपका यहाँ पे रहना चाहिए और आप भी रेगुलर अगर मेरे साथ सच में स्टडी करोगे तो आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, पर उसके पहले ये देखो, इसको दोस्तों फर्स्ट रो बोलते हैं तो इसको मैं R1 लिख रहा हूं। इसको दोस्तों सेकेंड रो बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे R2। वैसे ही दोस्तों जो अगर ये देखो ये वर्टिकल फॉर्म में तो इसको हम फर्स्ट कॉलम, इसको हम सेकेंड कॉलम। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों, 2 है, तो यहां नंबर ऑफ रोज 2 लिखा। और दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 2 है, तो यहां पे अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखोगे तो 2 by 2 का है। यहां पे अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 2 है, यस। यहां पे अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने जाओगे तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज दोस्तों 3 है, कॉलम कितने हैं 1 2। मुझे ये बताओ यहां पे अगर मैं निकालने जाऊं तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो देखो हमने यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब कोई भी अगर मैं आपको मैट्रिक्स दूं, और एक हमेशा से आदत रखना, अगर मैंने कोई भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, -1 लिखा है, -5 लिखा है, 4 लिखा है, -2 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। प्लीज याद से इसे आपको कॉमेंट करना है। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आता है वो आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो अगर आप मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहला पार्ट आपको ये रहना चाहिए कि मैट्रिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और मैट्रिक्स मैंने पहले से ही बोला कि एक ऐसा पार्ट है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिसेस के ऊपर 2 यूनिट है, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। और किसी का अगर एक यूनिट है तो दूसरे सेमिस्टर में उन्होंने दिया है, दूसरे या तीसरे सेमिस्टर में उन्होंने दिया है कि मैट्रिसेस फिर से आता है, इसलिए बहुत अच्छे से आपका मैट्रिसेस कवर होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले पहला पार्ट आता है आपका रो और कॉलम मैट्रिक्स। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्तों। अगर समझो कोई मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में लिखा है, बस उसके अंदर रोज प्रेजेंट है, जैसे अगर समझो यहाँ पे पहला है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 3 5, ओनली रो प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रो मैट्रिक्स। देखो कितना सिंपल है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा है दोस्तों, सपोज उसके अंदर बस कॉलम प्रेजेंट है,
1 -1 3, बस कॉलम प्रेजेंट है तो इसको हम क्या लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसकी जरूरत पड़ती है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और एक और चीज, अगर आप बहुत अच्छे से इस चैनल पे एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो जो चीजें मैं बताते जाता हूं तो याद रखना, आपका जब पेपर आता है यूनिवर्सिटी का तो देखना उस टाइप के क्वेश्चंस, इवन बहुत बार होता है कि वो सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसके बाद मेरा एक वीडियो आता है कि जो मैंने कराया था वही आया, और मैं सेम टू सेम क्वेश्चंस दिखाया भी हूं। मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया, वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। इसलिए जो बता रहा हूं ध्यान से फॉलो करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब दोस्तों जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4। अगर आप सपोज इसका अगर नंबर ऑफ रोज देखोगे कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 2 है। तो इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकता हूं, मतलब नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, देखो इस मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 1 3 -1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ये मैं आपको आदत अभी से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर पूरा सम सॉल्व होता है। तो रो कॉलम आपको बहुत अच्छे से पता हो। अगर रो और कॉलम एम और एन की वैल्यूज अगर सेम है तो दोस्तों मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे, डायगोनल मैट्रिक्स पहले मैं देख रहा हूं, पर उसके पहले मैं डायगोनल एलिमेंट्स बताने की कोशिश करूंगा। देखो अगर सपोज कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया है, कोई भी, अगर जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 9 है 2 है -1 है 3 है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं दोस्तों। तो जैसे आप नॉर्मल छोटी क्लास में आप डायगोनल्स पढ़ते थे वैसे ही, तो दोस्तों इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप मुझे बता सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 5 3। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स का, और बहुत सारे लोग इस डेफिनेशन को समझ ही नहीं पाते। दोस्तों जब भी अगर कोई मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, अगर समझो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -5, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है दोस्तों, अगर समझो बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं दोस्तों, तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो देखो यहाँ पे डायगोनल्स एलिमेंट्स, अगर आप बहुत अच्छे से देखने जाओगे तो यहाँ पे देखो डायगोनल्स तो आपको पता चल गया। तो ये जो डायगोनल्स एलिमेंट है कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, बट नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होने चाहिए दोस्तों, जीरो होने चाहिए। ये हमेशा कंडीशन है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपको जीरो दिखाई दिए, देखो ये सब डायगोनल एलिमेंट्स नहीं थे, अगर ये जीरो दिखाई दिए और डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है वो कुछ भी रहे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, अब मुझे बताओ ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 0 है, 5 है। क्या आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो? डायगोनल मैट्रिक्स इसे आप नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि देखो ना मैंने क्या बोला, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। मैं कब बोल सकता हूँ दोस्तों इसको डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में इसे कब बोल सकता हूँ दोस्तों, जब ये इस तरह से हो जाए, यहाँ पे ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो जीरो, तो अब मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये भी आपके दिमाग पे बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें आपने पहले से पढ़ी है, पर कुछ ऐसी चीजें अब आगे मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपने नहीं पढ़ा है, जिसमें एक पार्ट आ रहा है दोस्तों, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपने सुना ज्यादा नहीं होगा, बट अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे मैट्रिक्स दे रहा हूँ 1 2 3 4 0 5 6 9। अब दोस्तों ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या करना है आपको, जो इसके डायगोनल्स एलिमेंट्स है, ये देखो ये जो जो भी इसके डायगोनल्स एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं उसको बस क्या करना है दोस्तों, आपको ऐड करना है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैंने ये जस्ट ऐसे ही एग्जांपल लिया है, बस वो आपको बताने के लिए। मैंने प्रॉपर कोई एग्जांपल्स नहीं लिया, जस्ट ऐसे ही दिया है। तो ये जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, बस आपको क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल्स। तो बताओ मुझे कमेंट करके बताओ कि ये पूरे डायगोनल्स का प्लस करोगे तो कितना आएगा। 1 + 0 कितना होता है, 1। और 0 + 3 अगर आप करोगे, जैसे 1 0 का तो मतलब ही नहीं है, 1 + 3 कितना आएगा, आंसर 4 आएगा। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया, बस क्या करना है, डायगोनल्स को प्लस। अभी जैसे मैं ये भी कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही आपको समझने के लिए ले रहा हूँ। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। अब देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें भी आप बता सकते हो भाई ये दोनों को प्लस कर दो। प्रॉपर आंसर मुझे कमेंट में बताओ। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है डिटर्मिनेंट।
ऑलरेडी आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो उसको पहले हमें डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखना होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 1 है, 2 है। यहाँ पे हमने लिखा 2 3 1 1 2 3 3 1 2। अब दोस्तों मुझे इसे क्या करना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। आपके पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कैल्सी। कैल्सी से एक झटके में मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर कैसे आता है। बट मैं मंडे को इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आप साइंटिफिक कैल्सी प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करना, 2-3 वीडियोस आएंगे जो मैंने रिसेंट में वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देखना, क्योंकि हमेशा रिसेंट वाले वीडियोस में कुछ ना कुछ नया होता ही है। तो वो आप देखना, आपको पता चल जाएगा। और बाकी लोग आज जो लेक्चर्स देख रहे हो, मंडे तक का वेट करना, नीचे कमेंट करना, कैल्सी से भी सिखाऊंगा, तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। बट अगर इन जनरल भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कभी कभार कैसा होता है कि अननोन दिए रहते हैं तो उस टाइम पे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा है, मुझे पता है आपको आता है। 2 है, अगर सपोज मैंने ये 2 लिया तो ये रो ये कॉलम गायब। अब बचे हुए एलिमेंट जो है दोस्तों उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3। फिर आप क्या करोगे दोस्तों पता है, ये भाई साहब लोग को गायब करो। हाँ। अब दूसरा एलिमेंट आप जब लोगे तो दूसरा एलिमेंट लेने के पहले हमेशा याद रखना, चाहे दूसरा एलिमेंट प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे हमेशा माइनस साइन ले लेना, ये हमेशा याद रखना। अगर समझो सब दूसरा एलिमेंट -3 रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस ले लो फिर -3 लिखो, पर माइनस लिखना है। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो, सेकेंड एलिमेंट कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में। कौन बचा, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9। अब देखो दोस्तों ये भी हो गया। और इसके बाद जब आप तीसरा एलिमेंट लिखते हो तो आप सेम लिखोगे, जो भी दिया है, +1 दिया -1 सेम लिख दो। अभी +1 दिया तो हमने सेम रखा। कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में, फर्स्ट थर्ड कॉलम में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 सा 1 -3 2 सा 6। तो देखो हमने यहाँ तक का पार्ट तो अच्छे से लिख लिया। और ये आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास कैल्सी है, एक झटके में आप आंसर निकाल सकते हो। बट अभी आपको प्रोसीजर भी पता होना चाहिए, कभी कभार किसी सम में जरूरत पड़ जाती है। अब देखो दोस्तों ये 2 है, 4 -3 कितना आएगा दोस्तों 1, ये 3 है। 9 - 2 कितना आएगा दोस्तों -7, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। देखो बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। 1 - 6 कितना आएगा दोस्तों, ये 1 है, कितना आएगा दोस्तों -5। तो फाइनली दोस्तों ये 2 है, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों +7 3 जा 21 प्लस माइनस -5। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे 21 और 2 कितना होगा 23, और उसमें से अगर मैं 5 को अगर माइनस करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर 18 आएगा। तो दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना आ गया 18। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो और भी अच्छे से अपने लेक्चर्स को कवर करना तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमारे ऑलरेडी कोर्सेज चालू हो चुके हैं। आज भी मुंबई यूनिवर्सिटी का लेक्चर आया है, तो मुंबई, बाटू और नागपुर, और दोस्तों हमने पुणे यूनिवर्सिटी, सभी हमने चारों यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है। आने वाले 1-2 वीक में हम बाकी के यूनिवर्सिटीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें से अमरावती यूनिवर्सिटी के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के कमेंट बहुत ज़्यादा आएंगे तो हो सकता है हम वो भी स्टार्ट करें। तो दोस्तों वहाँ पे कैसा होगा, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम्पल्स होंगे, PYQs होंगे। बस अगर आप उतना कर ले रहे हो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अपने साइड से भी मेहनत करना है। वहाँ पे बस जो मैं दे रहा हूँ बस वो पढ़ना है, उसको बस बैठ के प्रैक्टिस करना है, कुछ अदर एग्जाम्पल्स अलग से नहीं लेने। अब देखो दोस्तों सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर दोस्तों 0 आता है। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो उसे हम सिंगुलर बोलेंगे। अब जस्ट इसी का उल्टा, अगर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये भी होने के बाद दोस्तों अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होगा दोस्तों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होंगे। जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये 0 है। अगर सपोज मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको हम 0, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम दूसरे नाम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लेटर आई से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
अब देखो दोस्तों 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए क्या हो सकता है। तो इसका ये एक तरह का दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है 0 होगा। तो फाइनली ये हमें हमेशा याद रखना, 2x2 का अगर कभी भी कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट लगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तुरंत बोल देना सर 1 0 0 1। अगर मैं 3x3 का ले रहा हूं तो 3x3 का क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा दोस्तों, और दूसरा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स दोस्तों, ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही रहते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही रहेंगे। देखो यहाँ पे फाइ है, देखो यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। बट एक चीज का आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, इसके जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है ये सेम होंगे दोस्तों। देखो जैसे अभी देखो मैंने 5 5 5 लिखा, सेम लिखा। जैसे 9 9 9 लिखो, आइसक्रीम 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 लिखो, जो लिखना है वो लिखो, पर ये सेम होना चाहिए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये भी आपको पता चल गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है, अब देखो यहां से थोड़ा सा फंडा चेंज होने वाला है। जैसे ए मैट्रिक्स है, ये है दोस्तों 1 2 3 4 5 9, इस तरह से है। अगर सपोज मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि ट्रांसपोज को लिखते क्या है, a⁻t। पर मोस्टली हम इंजीनियरिंग में ट्रांसपोज को हम a डैश भी लिखते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसको हम ट्रांसपोज, दोनों को ट्रांसपोज बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। मोस्टली हम ये वाला लिखेंगे। अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज करने जाऊं तो इसके ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो जो रो है उसको कॉलम फॉर्म में लिख दो, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम फॉर्म में लिख दो, यस हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज आप बहुत अच्छे से समझ लिए, क्योंकि ट्रांसपोज के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंड है। अब मैं आता हूं दोस्तों, नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये है। अब यहां से जो चीजें हैं, यहां से जो मेन पार्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, देखो ट्राइंगुलर के बारे में शायद आपको नॉलेज हो। ट्राइंगुलर के टोटल 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है दोस्तों लोअर ट्राइंगुलर। तो ये 2 चीजें होती है, एक अपर और दूसरा क्या होगा दोस्तों, लोअर ट्राइंगुलर। अब अपर ट्राइंगुलर क्या होगा दोस्तों, जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा, अपर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डायगोनल्स लिखा 1 2 5। हाँ, हमेशा याद रखना अपर मतलब, अपर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, लोअर। तो इसका मतलब कि अपर का उल्टा लोअर, मतलब इसके जो डायगोनल्स है उसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स होंगे दोस्तों वो 0 होंगे, और ऊपर कुछ भी रहे 5 6 9 ऐसा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये डायगोनल्स है, और डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, 0 है। तो नीचे के हैं तो नीचे का उल्टा क्या होता है, ऊपर। ऊपर मतलब अपर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपर ट्राइंगुलर। अब मैं अगर लोअर ट्राइंगुलर की बात करूं तो आप तो मेरे इसी डेफिनेशन से समझ गए हो। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा, और दोस्तों इसके बाद अगर ये मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे मैं लोअर बताने जा रहा हूँ। लोअर मतलब क्या होता है, नीचे पर, नीचे का उल्टा ऊपर। मतलब ऊपर के एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों, 0 होंगे, और बाकी नीचे तो कुछ भी ले लो 1 5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये डायगोनल्स है, और ये ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं दोस्तों, 0 है। ऊपर के हैं तो मतलब ये लोअर ट्राइंगुलर है, नीचे के हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर है। बहुत अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपने नहीं पढ़ा है और अभी आप पढ़ने जा रहे हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर सपोज एक मैट्रिक्स दिया है ए, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 2i 2 प्लस i और 5 माइनस i। देखो ऐसा लिखा है। आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्जुगेट आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में, तो आपने देखा था कि कॉन्जुगेट अगर समझो यहाँ पे 3 प्लस 5 आए हैं, तो इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बस आई का साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। आई का साइन क्या है दोस्तों, प्लस है तो माइनस हो गया। बस आई के साइन को, हाँ हमेशा याद रखना आई के साइन को चेंज करना है। बहुत सारे लोग इस डेफिनेशन को अलग समझते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 3, तो अब बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों। इसमें कोई आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 3 का कॉन्जुगेट दोस्तों 3 ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ आई, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों। मैंने क्या बोला, आई दिखाई दिया उसका साइन चेंज करो, आई दिखाई दिया तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस आई। हो गया। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा दोस्तों। अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले
कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो जैसे आप यहाँ पे लिख रहे थे वैसे ही है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जेड बार लिखा तो वैसे ही आपने यहाँ पे लिखा ए बार। और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लिखने जा रहे हो तो बस यहाँ पे जहां जहां पे आई है उसका साइन चेंज करो। ये 2 है भाई, ये कोई आई का टर्म नहीं है, आई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस आई। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये समझा दिया है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर चलेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा और आज इंजीनियरिंग में आप पढ़ रहे हो। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सपोज एक मैट्रिक्स दिया है, 2 है, 3 प्लस आई है, 3 प्लस 6 आई है और 9 आई है। अगर सपोज इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया है, हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, आपको मैंने बोला कि टी भी आप लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ट्रांसपोज को देखो मैंने यहाँ पे बताया, देखो टी भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो। तो ट्रांसपोज पहले कर लो। तो ट्रांसपोज हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं तो देखो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, और उसके पहले मैं क्या करता हूं पता है, पहले कॉन्जुगेट निकाल देता हूं फिर ट्रांसपोज करता हूं। चलो पहले कॉन्जुगेट निकाल दे रहा हूं, देखो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज करो। तो अगर समझो मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो दोस्तों इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट अब भी मैंने आपको सिखाया, और कॉन्जुगेट को हम इससे डिनोट करते हैं, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस आई हो जाएगा, यहाँ आएगा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा साइन चेंज हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्जुगेट हो गया, अब उसका ट्रांसपोज करना है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट है, और इस कॉन्जुगेट को हमें क्या करना है दोस्तों, ट्रांसपोज करना है। तो हम कॉन्जुगेट को ट्रांसपोज करना तो भाई आता है हमको, हम क्या करेंगे पता है, रो को कॉलम कर दो, 2 है, यहाँ पे 3 माइनस आई है, यहाँ पे क्या है देखो सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में लिख दो, यहाँ पे आपने लिख दिया, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब दोस्तों बस यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है, कभी भी अगर ऐसा आप सिंबल लिख रहे हो इसे ही आप दोस्तों ए थीटा बोलोगे, ये हमेशा याद रखना। कहीं पे भी अगर आपने ट्रांसपोज किया, कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट के बाद आपने ट्रांसपोज किया, उसे ही हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ए थीटा, ये हमेशा याद रखना। तो कहीं पे भी अगर कोई भी मैट्रिक्स आया तो आप हमेशा याद रखना कि इस तरह से अगर कहीं पे भी हम कोई कन्वर्जन कर रहे हैं, तो जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कोई भी दे रहा हूँ ए मैट्रिक्स है, समझो यहाँ पे 5 आई है, यहाँ पे 6 आई है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, और मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड ए थीटा। तो भाई आपको आना चाहिए फाइंड आउट करने। चलो क्या करोगे, सबसे पहले करेंगे सर कॉन्जुगेट निकालेंगे, और कॉन्जुगेट ए थीटा का डेफिनेशन ही हमें पता है कि हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है देन ट्रांसपोज करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप फटाफट कॉन्जुगेट निकाल दो। देखो मैं अगर कॉन्जुगेट निकालने जा रहा हूँ तो कॉन्जुगेट को बाहर से डिनोट करूंगा तो ये क्या आएगा, -5 आए, जहां जहां पे आए है चेंज हो जाएगा, -6 आए, 3 और 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें आए नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करूंगा और इसी को मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, ए थीटा। अब क्या आएगा, बस इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों, -5 आए, -6 आए, देखो ये रो था कॉलम फॉर्म में 3 और 2। तो हमेशा जब मैं नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, इवन आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी इस टॉपिक का देख लेना, आज जो नया देख रहे हो कुछ ना कुछ इसमें नया रहेगा, क्योंकि हमेशा पैटर्न चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों स्क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे समझो 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 9 है, 6 है। अब कभी भी अगर आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स ले रहे हो, ये देखो ये डायगोनल्स है, ये 3 है, यहाँ पे 3, ये 5 है, यहाँ पे 5, ये 6 है, यहाँ पे 6। मिरर इमेज पता है ना आपको, ये वाला देखो सेम दिखाई दे रहा है, ये वाला सेम दिखाई दे रहा है, और ये वाला सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे को मैं कैसे बोलूंगा कि सपोज देखो ये डायगोनल्स है, और छोटी क्लास में आपने एक डायग्राम बनाया था बटरफ्लाई वाला, और आप क्या करते थे, ये वाले फिगर को प्रॉपर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, देखो ऐसे बनाने के लिए आप बटरफ्लाई ऐसे बनाते थे, बट मैं जस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो ये देखो 3-3 मैच हो रहा है, 5-5 मैच हो रहा है, 6-6 मैच हो रहा है। अगर ऐसे कभी भी अगर मैच हो गया तो समझ जाना कि ये क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब इसको चेक कैसे करोगे, इसका एक प्रॉपर्टी है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर सपोज इसका आपने ट्रांसपोज कभी भी लिया, चलो मैं इसको ए रेस टू टी लिख रहा हूँ, ए डैश भी लिख सकते हो। ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, इसका इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम में लिखो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। पूरा का पूरा लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है। अगर रेगुलर लेक्चर्स अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो समझ जाना आधे से ज्यादा तो आपका टेंशन पहले ही खत्म हो गया और आपका बहुत अच्छा पूरा का पूरा प्रिपरेशन भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम फॉर्म में लिखूँ, यस 1 3 5 3 4 6 5 6 9, यस परफेक्ट है, तो ए रेस टू टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों के वैल्यूज सेम है। देखो 1 3 5 1 3 5 3 4 6 3 4 6। इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए जो है दोस्तों ए रेस टू टी को इक्वल हो जाएगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए रेस टू टी किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ए को। ये आपको पता होना चाहिए। वही दोस्तों अगर हमारा समझो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर सपोज कभी भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा दोस्तों, 0। ये चीज का ध्यान रखना। अगर सपोज यहाँ पे 5 है तो हमेशा याद रखना यहाँ पे उसका अपोजिट रहेगा -5। अगर समझो यहाँ पे -4 है तो यहाँ इसका अपोजिट -4। अगर समझो यहाँ पे 3 है तो यहाँ अपोजिट -3। ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में याद रखना। तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें कंडीशन क्या होता है दोस्तों, ए विच इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज पर माइनस फॉर्म में रहता है, ये ध्यान रखना। या तो ए का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू -a लिख सकते हैं। अब सपोज मैं इसी का ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही अच्छे से अगर देखने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे ए रेस टू टी, मैं सभी में से माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ तो माइनस बाहर लूंगा तो ये 0 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ये देखो जहाँ पे माइनस नहीं है वहाँ माइनस आ जाएगा। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा जो माइनस में नहीं, 0 में तो हम माइनस डालते नहीं है, तो ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा -5। ये 0 है, -3 है तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 0। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए रेस टू टी विच इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा चेक करोगे तो ए वाला मैट्रिक्स होगा 0 5 -4 -5 0 3 4 -3। तो इससे ये पता चल गया ये आपका किसका कंडीशन है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक। आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो ए रेस टू टी इक्वल टू -a भी लिख सकते हो। तो ये दो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए जो आगे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हर्मिशियन और दूसरा है स्क्यू हर्मिशियन। अभी तक आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंडीशन अब बस याद रखना, ए थीटा विच इज इक्वल टू ए। कभी भी अगर समझो ए थीटा ए को इक्वल हो गया, या तो ए वाला जो वैल्यू है ए थीटा को इक्वल हो गया तो उसे हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर दोस्तों ए थीटा जो है -a को इक्वल हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये ए थीटा क्या है। भाई मैंने आपको सिखाया है, आप क्या करो, कॉन्जुगेट लो। कॉन्जुगेट लेने के बाद आप क्या करो, ट्रांसपोज करो। इसे ही हम ए थीटा बोलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो आप ए थीटा निकालो, अगर उसका वैल्यू ए से मैच हो जा रहा है तो मतलब वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन चेक करना है तो आप ए थीटा निकालो, अगर उसका वैल्यू ए जो है -a को इक्वल है तो समझ जाना कि भाई ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझेगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों कुछ ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को हम कैलसी में फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। कैलसी में आराम से सॉल्व हो सकता है, पर यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों जैसे यहाँ पे समझो एक मैट्रिक्स है, ये 2 है 3 है और ये 4 है, ये 5, और ये बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ये अगर किसी ने बोला कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो, आप चाहे जितना भी ताकत लगा दो ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं प्लस हो रहा है? कभी भी अगर मैट्रिक्स प्लस होता है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में ही सीखा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हो गया, अलग हो गया। अब मैं कैसे प्लस करूं, नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये यहाँ पे प्लस और माइनस करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। सर आज तो पहली बार हमें समझा, हम तो डायरेक्ट प्लस कर देते थे। सही बताना कितने लोग को ऐसे पहली बार समझा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे a + b अगर मैं कर रहा हूँ
तो ये तो आपको आता है, मुझे ही पता है, और ये कैलसी से भी सीख लोगे। पर प्लस वाला तो आप डायरेक्ट ही कर दिया करो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है। एक बार चेक कर लेना कि हमने एलिमेंट सब सही लिखे कि नहीं लिखे। अब जस्ट प्लस करना है, तो देखो 2 + 1, बहुत ही सिंपल सा। ये एक गांव है, दूसरा गांव है, यहाँ पे गांव में जो लोग खड़े हैं सेम उसी पोजीशन पे दूसरे गांव में कौन है उसके साथ प्लस होगा। तो 1, ये क्या होगा 2 + 1, ये क्या होगा दोस्तों 3 + 3, ये 1 के पोजीशन पे इस गांव में कौन खड़ा है 1 खड़ा है, और 4 के पोजीशन पे कौन खड़ा है दोस्तों 4 खड़ा है। तो फाइनली अगर हम इसको प्लस करें तो 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8। 4 और 4 8 होगा, 3 और 3 6 होगा, 1 और 1 2। परफेक्टली मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब प्लस करने के अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स को अगर सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ दोस्तों। देखो मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा, 2 है, 0 है, 1 है, 4 है। यहाँ पे मैंने बी मैट्रिक्स लिखा 1 5 0 0। देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं इसको मेरे कैलसी में मल्टीप्लाई करूंगा। कैलसी में भी मैं कर सकता हूँ, कैलसी के ऊपर वीडियोस में बनाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे। बट यहाँ पे आपको कभी कभार कैसा होता है कि कुछ अननोन आ जाते हैं, और अननोन के लिए हमें कैलसी के बिना मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए आपको प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या हो सकता है दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 1 जा क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 0 0 जा क्या आएगा दोस्तों 0। फिर ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 5 जा, देखो ये रो इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब आप आगे जाओ इसमें, अब देखो 2 5 जा 10 और 0 0 जा 0। अब देखो दोस्तों, अब उसके आगे अगर एक और कॉलम होता फिर आप मल्टीप्लाई करते, आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते, बट लक अच्छा है कि भाई आगे कॉलम नहीं है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट रो की बारी है। अब नेक्स्ट रो आ रहा है 1 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1 एंड 4 0 जा 0 होगा। फिर 1 5 जा क्या होगा दोस्तों 5 एंड 4 0 जा क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ सकता है दोस्तों। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो देखो 2, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों सॉल्व कर दिया। अभी आगे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, और सभी यूनिवर्सिटीज वाइज कुछ कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, कुछ कुछ चीज़ों की यूनिवर्सिटीज में इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे 4 से 5 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ऑर्थोगोनल और यूनिटरी के कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 to 6 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रदीप एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है, आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, तो प्रदीप एकेडमी जाके आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो। वहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटीज वाइज भी हमसे पढ़ सकते हो, और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाता है और भी एग्जांपल्स मिल जाते हैं। और हमेशा से मेरा एप्लीकेशन और मेरे जो यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं वो मैं अलग रिकॉर्ड करता हूँ, वो लेक्चर्स अलग जाते हैं, यहाँ की चीज़ें अलग आती है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी 4 यूनिवर्सिटीज़ के बैचेस स्टार्ट हैं, आने वाले टाइम में बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी हम स्टार्ट करेंगे। बस नीचे आप कमेंट करते जाओ, जिससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि आपको भी ज़रूरत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, लोगों तक वीडियो को शेयर करो, याद से लाइक कर देना, और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट भी हम लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।